लंग्स में जाती है, किस प्रकार ऑक्सीजन हमारे लंग्स से हमारे ब्लड के थ्रू होते हुए सेल्स तक पहुंचती है, कैसे सेल्स उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है सेल्स में, वो हम एक्सेल आउट कर देते हैं, यानी हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। नॉट ओनली ह्यूमंस में, आपको बाकी एनिमल्स में भी कंपेयर करके बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रोटोजोन्स में गैस एक्सचेंज हो रहा है, स्पॉन्जेस में गैस एक्सचेंज कैसे है, हाइड्रा में क्या कोई अलग से स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैटवर्म्स कैसे करते हैं गैस एक्सचेंज। लोअर टू हायर फाइलम में धीरे धीरे हम कंपेयर करके देखेंगे अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। एक पॉजिटिव सोच, एक अच्छी एनर्जी, एक ज़ील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। रनिंग नोट्स बनाना नहीं भूलेंगे, कलर्ड पेन पेंसिल्स अपने साथ जरूर रखेंगे। ठीक है जी, इजाजत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आज के इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। तो ठीक है जी, हमारा जो चैप्टर है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और आज का जो सब टॉपिक रहेगा, जो विषय रहेगा, वो है पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और साथ के साथ हम अलग अलग एनिमल ग्रुप्स में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां, हाउ डू वी गेट, किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, हमें एनर्जी कहां से मिलती है? आप कहेंगे कि सर हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो भोजन हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जैसे जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्सों में वो आगे बढ़ता जाता है, अलग अलग तरह के एंजाइम्स उसे डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने खाए हैं, अंत में वो क्या बन जाते हैं? सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट्स। कौन से मोनोसेकेराइड यूनिट्स? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। प्रोटीन्स जो हम खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं तो बन जाते हैं अमीनो एसिड्स। फैट्स जो हम खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं तो बन जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड्स डाइजेशन जब कंप्लीट होता है तो नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट एंड शुगर। तीन चीजें भोजन में ऐसी हैं जिनकी डाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, बताइए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रोजाना हम अपनी डाइट में लेते हैं परंतु उनके डाइजेशन की जरूरत नहीं है? दे आर ऑलरेडी इन देयर सिंप्लीफाइड फॉर्म। बताइए। वाइटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। याद है ये सब बातें? सो जो भी भोजन हमने खाया, अंततः फाइनली वो डाइजेस्ट हो करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये सारी चीजें पहुंच जाती हैं अलग अलग सेल्स तक। लिवर तक भी पहुंचेंगी। लिवर कहेगा भाई जितनी एक्स्ट्रा चीजें मैं उन्हें स्टोर कर, लिवर स्टोर कर लेता है। सेल्स तक जब ये चीजें पहुंचती हैं, अलग अलग सेल्स तक पहुंची, अमीनो एसिड्स पहुंचे, ग्लूकोज, बाकी सब चीजें पहुंची, तो सेल्स ने उसे अपने कंपोनेंट का, अपने प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट बना लिया, हिस्सा बना लिया, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। ग्लूकोज सेल में जाकर के मेटाबोलाइज होता है। हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था। सो वहां पे जाकर के फाइनली एनर्जी जो है बनती है जब ये ग्लूकोज टूटता है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होता है। कंप्लीट एक पिक्चर मैंने आपको बता दी। चलिए अब स्क्रीन पे क्या है हमारे सामने, एक बार देख लेते हैं। फूड enters the digestive system through your mouth, esophagus and stomach. मुंह में खाना रखा, चबाया, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, बोलस बना, फेरिंग्स इसोफेगस से होता हुआ पेट तक पहुंचा, बोलस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाकी सब चीजें मिल गई, कायम बन गया, कायम इज एसिडिक। प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत स्टमक में हो गई, स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत बकल कैविटी में हो गई सलेवरी अमाइलेज एंजाइम के द्वारा। दूसरा नाम याद है सलेवरी अमाइलेज का? टायलिन या डायस्टेस। क्या करता है? स्टार्च को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है स्लाइड पे, देखते हैं। स्टमक converts the food to glucose which enters the bloodstream. Now, स्टमक में डाइजेशन होता है ना? ग्लूकोज क्यों लिखा है सोचिए। जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हमने खाया था, बकल कैविटी में सलिवरी अमाइलेज ने उसकी डाइजेशन की शुरुआत करी। 6 to 7.4 pH चाहिए होता है सलिवरी अमाइलेज को। खाना जब पेट में पहुंचता है, भोजन जब पेट में पहुंचा, वहां तो पीएच एसिडिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। लेकिन 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 पूरे का पूरा बोलस एकदम से एसिडिक नहीं हो जाएगा। बाय द टाइम एंटायर बोलस बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
30 to 50% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय सेलिवरी एमाइलेज, जो हमने स्वेलो करा सलाइवा के साथ, जो पेट में पहुंचा। तो यानी पेट में पहुंचने के बाद भी सेलिवरी एमाइलेज अपना काम जारी रखता है, राइट जी। सो वहां पे माल्टोस, आइसोमाल्टोस, ये सब चीजें बन गई। इसके बाद जो है आगे पहुंचेगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद बाकी एंजाइम्स एक्ट करेंगे, तो फाइनली हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बन जाता है। सो ग्लूकोज जो है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी सेल्स एज एन एनर्जी सोर्स। ये हमने एक ब्रीफ, आप कह दीजिए, रिकॉल कर लिया या रिकैप ले लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने अब रिलेट कर देना है अपने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। चलो जी, सेलुलर रेस्पिरेशन आपको याद है? याद है जी, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था? सेल्स ने ग्लूकोज को पिक करा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, उस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। स्टेप्स याद है? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, याद है? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड एंड देन पाइरुविक एसिड। वेरी गुड, जैसे हमने पाइरुवेट लिख दिया, राइट? अब ये पाइरुवेट अगर हम कहें एन एरोबिक तरीके से आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बताया था। मसल्स में लैक्टिक एसिड जब इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण मसल फटीग होता है, थकावट होती है, दर्द होता है मसल्स में। एरोबिक ब्रेकडाउन में क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्रेब्स साइकिल, याद है जी? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, कितनी सारी रिएक्शंस क्रेब्स साइकिल की पड़ी थी। कैसे एनएडीपीएच बना था, राइट? एनएडीएच बना था, किस प्रकार से जो है हमने एटीपी सिंथेसिस पढ़ा था यहाँ पे, वो सारी चीजें याद कर लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑल दैट। सो वो था क्रेब्स साइकिल वाली बातें। ओके, ये हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है जी। टिश्यू रेस्पिरेशन भी कह देते हैं हम। नाउ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में एक मुख्य अंतर समझ लीजिए। ब्रीदिंग हो जाता है सांस लेना, सांस बाहर निकालना, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह देते हैं हम इसे, राइट? Respiration is a complete process which involves inhalation of the air, then external respiration, यानी जब लंग्स में एयर पहुंची, मान लो ये रहे बेटा हमारे एल्वियोलाई, है ना? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हवा में से सिर्फ हम ऑक्सीजन लेंगे। यू कैनॉट चूज ऑक्सीजन आउट ऑफ एयर। पूरी की पूरी हवा, एयर आपके नॉस्ट्रिल से होती हुई आपके लंग्स तक जाती है, ठीक है? हम कह देते हैं जनरली वी टेक इन ऑक्सीजन, वी एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। टेक्निकली हम पूरी की पूरी एयर अंदर लेके जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जो एयर आप एक्सेल आउट करते हैं उसमें भी ये सारी गैसेस होती हैं। परसेंटेज डिफर कर जाता है। जब आप इनहेल करते हैं तो जो हवा अंदर जाती है आप जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। जब आप एक्सेल आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन होती है 16%। तो 21% ऑक्सीजन अंदर गई, जब एक्सेल आउट करी तो 16% है, बाकी हमने इस्तेमाल कर ली सेल्स। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रक्रिया है और पल्मोनरी वेंटिलेशन उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। ब्रीदिंग एक स्टेप है ओवरऑल रेस्पिरेशन प्रोसेस का, ठीक है जी। सो मान लो अब मैंने दिखाया यहाँ पे कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंच गई। ये क्या है हमारे एल्वियोलाई, लंग्स के फंक्शनल यूनिट। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को जाना है हमारे ब्लड तक। ये मैंने एक ब्लड कैपिलरी दिखाई और ये कैपिलरी की वॉल के एंडोथीलियल सेल्स हैं। तो ऑक्सीजन आ गई ब्लड में, ठीक है। ब्लड में आरबीसी होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। तो ये वाली प्रोसेस जो हुई है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब आप कहेंगे ह्यूमंस के केस में तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एल्वियोलाई है, मछलियों के केस में गिल्स हो जाएंगे, है ना? अलग अलग जानवरों में अलग अलग होंगे। तो हम एक जनरलाइज्ड वे में कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द रेस्पिरेटरी सरफेस which can be alveoli, which can be gills, and the circulating fluid, which is blood. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन तो इधर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली गई। ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्लड ने ऑक्सीजन को हर टिश्यू तक पहुंचाया, टिश्यू ने ऑक्सीजन को पिक करा और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइज हुए।
वो हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि सेल के लेवल पे हो रहा है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, डिफरेंस समझ गए ना? सबसे पहला क्या था? पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, सांस लेना, सांस बाहर निकाल, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्लड ने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया टिश्यूज तक, सेल्स तक, सेल्स ने ऑक्सीजन को पिक कर लिया, एटीपी सिंथेसिस हुआ, वो हुआ इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आपको तीनों बातें समझ आ गई, आई एम हैप्पी, ग्रेट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द बॉडी ऑब्टेन ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? सवाल ये था, ये जो ऑक्सीजन चाहिए हमें, जो हमने देखा था फाइनली जाकर के वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, याद है? ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ऑक्सीजन जो है आई कैसे? वही कहानी हमने पढ़नी है, कैसे नोज के जरिए एयर अंदर पहुंची, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे। नोज का स्ट्रक्चर, फेरिंग्स का स्ट्रक्चर, उसके बाद ट्रैक किया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, alveoli, everything we are going to study in detail, right? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग में और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताया गया है। ब्रीदिंग, जिसको हम ह्यूमंस के केस में पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह देंगे, उसमें क्या हो रहा है कि एयर आपके लंग्स में जा रही है, एयर बाहर निकल रही है। यहां पे ना ऑक्सीजन दिखा दिया हमने, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप हवा में से यह चुनाव, ये सिलेक्शन नहीं कर सकते कि नोज से सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाएगी। भाई नाक को थोड़े ना पता है कि ऑक्सीजन कैसे सिलेक्ट करनी है, उसमें से एयर ही तो जाएगी ना, राइट? अच्छा, आप चीज और नोट करना, हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो एक ही समय से इक्वली एफिशिएंटली काम नहीं कर रही होती। अभी भी आप जब मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, जरा गौर करके देखना कि लेफ्ट साइड वाला नॉस्ट्रिल इजीली एयर फ्लो को अलाउ कर रहा है या राइट साइड वाला कर रहा है। और ये चीज ना थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप बदलता रहता है। इस पूरे लेक्चर में थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चीज ना जरा चेक करते रहना कि राइट नॉस्ट्रिल्स आपका फ्रीली फ्लो जो है अलाउ कर रहा है, या राइट वाला कर रहा है, या लेफ्ट वाला कर रहा है, और वो थोड़ी देर बाद कैसे चेंज हो। चलो, ये तो था जी ब्रीदिंग, लंग्स में चली गई गैसेस आपके, राइट? ब्लड स्ट्रीम के जरिए ऑक्सीजन पहुंची आपके शरीर के सेल्स तक, अलग अलग सेल्स, चाहे मसल सेल कह लो या कहीं भी कह लो, वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। शुगर यानी ग्लूकोज, फिर हमने लिख दिया ऑक्सीजन, और वो टूट के क्या बना जी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये हम पढ़ चुके हैं। सो इज इट क्लियर? ब्रीदिंग क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, और इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, टिश्यू रेस्पिरेशन भी कह देते हैं इसको। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हैं साथ साथ। हवा में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, कितने परसेंट? 78%, राइट जी। और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। रफली हम ये वैल्यूज लेके चलते हैं, बाकी गैसेस थोड़ी थोड़ी है। ओके, नाउ ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में अंतर भी देख लेते हैं। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड आउट ऑफ द लंग्स एंड नोज। ऑक्सीजन सिर्फ हमने यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए बता दिया, एक्चुअल में इनहेलेशन ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन, एक्सलेशन ऑफ द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होता है। ठीक है जी। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड यूजिंग ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी which is used by cells to carry out cellular function. सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन पहले डिफ्यूज करी, सेल के अंदर गई, फिर सेल ने उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करा, एटीपी का सिंथेसिस हुआ, ये है जी सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब आपने एयर इनहेल करी, एयर एक्सेल करी, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं हुई। इनफैक्ट आप कहेंगे कि एनर्जी इस्तेमाल जरूर हो गई होगी, डायफ्राम जो है उसकी अप डाउन मूवमेंट जो हो रही है, एनर्जी यूज कर रहा होगा ना, पढ़ेंगे उसके बारे में। सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। सिंपल, ह्यूमंस में लंग्स में, अगर आपने किसी ऐसे जानवर की बात करनी है भाई जिसके पास गिल्स, मछलियां हो गई, तो फिर हम कहेंगे ब्रीदिंग वाला जो है उनमें लंग्स नहीं है, तो वहां पे गिल्स पे हो रहा है। मछलियां पानी में है,
तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है पानी में वो इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको भी बताऊंगा। पानी में रहने वाले जानवर जो हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं और जो हवा में रहते हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। लाइफ पहले वाटर में थी, वाटर से यानी एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ से टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ की तरफ शिफ्ट हुई। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा कम होती है एज कंपेयर टू द एयर। जो है वहां ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है। पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। वाटर इज मेनी मेनी टाइम्स डेंसर देन एयर। मान लीजिए मैं एक फिश हूँ, राइट, पानी में हूँ। सो मुझे अपनी गिल्स के ऊपर से लगातार फ्रेश पानी का बहाव बना के रखना होगा, क्योंकि अगर आसपास का पानी में ही हूं, मैं स्टेशनरी हूं वहां पे, सो वो ऑक्सीजन तो डिप्लीट होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। एज अ फिश मैंने वो ऑक्सीजन यूज कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। सो या तो फिश को लगातार पानी में मूव करता रहना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे जाती रहे वो, या फिर जहां वो फिश है, स्टेशनरी है, तो अपनी गिल्स के ऊपर से लगातार पानी का बहाव बना के रखे, तो एनर्जी कितनी ज्यादा लग जाएगी ना इसमें। सो वाटर ब्रीदिंग एनिमल्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, एयर ब्रीदिंग एनिमल्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। अब आप कहेंगे एयर ब्रीदिंग वालों को क्या प्रॉब्लम? भाई उन्हें प्रॉब्लम ये है कि जब वो हवा में है तो टेम्परेचर भी है, सूर्य की गर्मी के कारण उनका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, लंग्स जो हम बात कर रहे हैं, वो लगातार सूखने लगेगा, मॉइस्चर का लॉस भी तो हो जाएगा ना वहां से। सो देयर लंग्स शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, हाईली वेस्कुलर, वेरी थिन, परमिएबल टू गैसेस। बहुत सारे फीचर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के जो हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में अंतर। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, लंग्स के लेवल पे हो रहा है, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है दैट इज हैपनिंग इन द सेल्स एंड इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर है जी? इतना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है फिजियोलॉजी पढ़ने में? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एनिमल्स ब्रीद और टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड? अलग अलग एनिमल ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस में तो चलो भाई लंग्स है। अब मैं आपसे पूछूं स्पॉन्जेस में क्या होता है? स्पॉन्जेस विच जस्ट हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल किंगडम में पढ़ा था, वहां तो कोई लंग्स कोई गिल्स नहीं है। लेकिन जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो उन्हें भी चाहिए, एक प्रोटोजोन को भी चाहिए इवन। देखिए सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट हम एनिमल्स ले लेते हैं जी, ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं। प्रोटोजोन्स जो हैं, एमीबा दिखाया गया मैंने, दिख रहा है आपको? एमीबा यहाँ पे दिखाया मैंने, अपनी शेप अलग अलग ऐसे चेंज कर लेता है, स्यूडोपोडिया नजर आ रहे हैं। सो इनमें कैसे गैस एक्सचेंज है? पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, अच्छा ये मत समझना H2O जैसे हम पानी का फॉर्मूला लिखते हैं वो वाली ऑक्सीजन, ना ना ना। मैं फिजिकली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। मैं उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के H2O बनाया हुआ है। वो तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा पानी का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा वहां पे, वो वाली ऑक्सीजन नहीं है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। तो सिंपली अगर मैं इन एनिमल्स की बात करूं तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेट मी राइट है, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी के थ्रू सिंपली डिफ्यूजन के जरिए गैस एक्सचेंज हो जाता है। मान लीजिए ये एक सेल है, एमीबा दिखा दिया मैंने, ऑक्सीजन अंदर गई सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। सो ये जो गैसेस हैं लिपिड सॉल्युबल हैं, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, एकदम सिंपल तरीका, राइट? कोई लंग्स कोई गिल्स कुछ नहीं है। तो क्या है जी प्रोटोजोन्स में? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, देयर सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? नेक्स्ट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोर बियरर्स, स्पॉन्जेस, याद है जी? लोएस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर एनिमल्स। दिख रहा है आपको ये स्पॉन्ज, राइट? कलर्ड डाई मिलाई गई है यहाँ पे ग्रीन कलर की, तो ये दिखाया गया कि उनके पोर्स के थ्रू पानी लगातार अंदर आ रहा है। और पोर्स का नाम याद है जहां से पानी एंटर करता है? ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी एंटर करा, और जहां से बाहर निकल रहा है उस बड़ी ओपनिंग को क्या कहते हैं बताओ? What is that opening called through which the water comes out? Osculum. ऑस्टिया से एंटर करा, ऑस्क्यूलम से बाहर निकला। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वो सब स्पॉन्जेस को मिल रहे हैं। स्पॉन्ज का बॉडी वॉल याद है बेटा आपको? मैंने बताया था ना, ऐसे दो लेयर्स होती हैं, बाहर वाली पिनेकोडर्म, अंदर वाली कोएनोडर्म। याद है जी? कोएनोडर्म के ये कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स जिनको कोएनोसाइट्स कहते हैं। तो ये जो है इनकी बॉडी वॉल कह देंगे भाई इनको। बॉडी वॉल में पिनेकोसाइट्स, कोएनोसाइट्स। तो यहां पे भी सिंपल वही है, ऑक्सीजन जो घुली हुई है ये ऐसे डिफ्यूजन के जरिए जाएगी सेल टू सेल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। कोई अलग से इनके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है। जब तक किसी एनिमल का ओवरऑल सरफेस एरिया, ध्यान से सुनना,
जब तक किसी एनिमल का ओवरऑल सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम की जरूरतों को पूरा कर सकता है, तब तक उसे अलग से कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए होंगे। सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, वहां से घुसने वाली ऑक्सीजन शरीर के कोने कोने तक पहुंच सकती है और शरीर में सारी गतिविधियों को करा सकती है। तो उसे अलग से कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। राइट जी। नाउ सो स्पॉन्जेस के केस में गैस एक्सचेंज, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी सरफेस। देख लो जी, यहाँ पे हमने, याद है आपको स्पॉन्जोसील भी पढ़ा था, बॉडी कैविटी। पानी जो है, वाटर एंटर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू दीज पोर्स, और उस पोर का नाम क्या था? ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी आया, ऑस्क्यूलम से बाहर निकला। पानी में जो है आप घुले हुए न्यूट्रिएंट्स भी हैं, फूड मटेरियल भी तो है ना। सो ये कैनाल सिस्टम था, system of pores, chambers and canals in the sponge body through which water circulates in order to fulfill all the biological requirements of the sponge body. ये कैनाल सिस्टम या एक्वीफेरस सिस्टम पोरीफेरा फाइलम पढ़ते समय हमने पढ़ा था। राइट जी। तो स्पॉन्जेस के केस में भी कोई अलग से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है। अब आ गया जी हमारा नेक्स्ट फाइलम, दैट इज निडेरिया या सिलेंटराटा। नाइडोब्लास्ट्स, नाइडोसाइट्स, स्टिंगिंग सेल्स थे जिसमें। हाइड्रा, कॉमन एग्जांपल। हाइड्रा के केस में गैस एक्सचेंज कैसे है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जी, एक हाइड्रा, एक मॉस्किटो का लार्वा जो है ना, वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है। ये देखो, ये लार्वा जो है ना, उसको खाने की कोशिश कर रहा है हाइड्रा, और खा जाएगा इसको। हाइड्रा के केस में भी भाई सेम है। बाहर वाली बॉडी लेयर जो है एपिडर्मिस है, अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस है। तो कंप्लीट बॉडी वॉल जो है, बॉडी सरफेस जो है, वहीं से ऑक्सीजन एंटर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, यानी सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। नोट करते जाइए साथ साथ। हम क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। नंबर 1 प्रोटोजोन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 2 पोरीफेरन्स, स्पॉन्जेस, बॉडी सरफेस। नंबर 3 सीलेंट्रेट्स, निडेरियंस, बॉडी सरफेस। नेक्स्ट है जी प्लेटीहेल्मिन्थस, यानी फ्लैट वर्म्स। याद है, प्लेनेरिया पढ़ा था इसमें। इसके अलावा टेप वर्म का जिक्र किया था हमने इसमें। सो यहां पर भी gas exchange is simply by diffusion through the body surface. Phylum Platyhelminthes. Platy means flat, helminthus means worms. Okay? Clear है जी इतना? Next, Annelida, earthworm. Annelida में याद है? Body is segmented, metameric segmentation, annuli या grooves on the body, फेरिटीमा, पोस्ट्यूमा। सो एनालिड्स के केस में भी स्किन के थ्रू, जो उनका बॉडी सरफेस है ना, यहाँ पे स्किन बन चुकी है। सो हम कह देते हैं कि इनकी जो स्किन है उसके थ्रू गैस एक्सचेंज है। और जब कोई एनिमल स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज करता है तो हम उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। राइट। कुछ एनालिड्स ऐसे होते हैं जिनमें गिल्स भी पाए जाते हैं। एम्फीट्राइट है, मैं नाम बता देता हूं जी। एक एनालिड मैंने आपको एग्जांपल बताया, दैट इज एम्फीट्राइट। लिख लेंगे, एम्फीट्राइट हैज एक्सटर्नल गिल्स। एनालिड्स को अपना बॉडी सरफेस जो है मॉइस्ट रखना पड़ता है, नम रखना होगा, ताकि गैसेस जो है पानी में घुल जाएंगी अच्छे से और गैस एक्सचेंज हो पाएगा। आर्थ्रोपोडा फाइलम, the largest phylum in the animal kingdom. Arthropods, jointed appendages. Arthropoda में variety of organisms आ जाते हैं। एक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, that is king crab, हमने जो दिखाया हॉर्स शू क्रैब भी कह देते हैं, लिमुलस। दिख रहा है जी आपको? राइट? कैन यू सी? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स पाई जाती है। जैसे यहाँ पे जो गिल्स हैं, दे आर कॉल्ड बुक गिल्स। स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स में बुक लंग्स होते हैं। इंसेक्ट्स के केस में ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। राइट जी। किंग क्रैब के दिखाए हमने आपको यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं जी बुक गिल्स। हॉर्स शू क्रैब कह दीजिए। गैस एक्सचेंजेस थ्रू बुक गिल्स। उनका जो स्ट्रक्चर है, दे आर शेप्ड लाइक द पेजेस ऑफ अ बुक, इसलिए बुक गिल्स कह देते हैं। स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स का अगर मैं जिक्र करूं, अराकनिड्स जो हैं, वैसे हमने ये बात आर्थ्रोपोडा फाइलम में भी पढ़ी थी। स्कॉर्पियंस के केस में, लेट मी राइट हियर, बुक लंग्स। राइट, याद रहेगा। इंसेक्ट्स के केस में, जैसे कॉकरोच के केस में, पतली पतली ट्रैकियल ट्यूब्स हैं पूरे शरीर में, ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं उन्हें। सो आर्थ्रोपोड्स में टेरेस्ट्रियल जो है, ये दिख रहा है आपको क्या है?
देख रहा है कैसे सांस ले रहा है, ऐसे ऐसे। कैन यू सी? क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए वीडियो में जो आपको दिख रहा है, राइट? इंसेक्ट्स के केस में जो होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, लेट मी राइट हियर, insects have tracheal tubes. ओके, कॉकरोच के केस में भी पढ़ा था हमने, पूरे शरीर में ट्रैकियल ट्यूब्स हैं जहां से एयर एंटर करती है। उन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। याद है? तब बताया भी था, स्पाइरेकल्स आर कंपेरेबल टू द नॉस्ट्रिल्स ऑफ ह्यूमंस। नाउ ट्रैकियल ट्यूब्स, राइट जी, किसमें? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में। एक इंसेक्ट दिखाया गया आपको, देख पा रहे हैं आप? स्पाइरेकल, वो ओपनिंग जिसके थ्रू एयर एंटर करेगी और एयर बाहर निकलेगी। ये रहा बड़ा वाला ट्रैकियल ट्यूब, ये डिवाइड करा, छोटे छोटे ट्रैक्यूल्स बने, राइट? चलो आगे बढ़े। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा फाइलम पढ़ा था हमने? बताओ बताओ जल्दी से। आफ्टर आर्थ्रोपोडा कौन सा फाइलम बताऊं? बोलिए जी। स्नेल आता है जिसमें स्लग्स आते हैं, डॉरिस, याद है? मोलस्का, यस यू गॉट इट राइट। चलो जी, ये रहा मोलस्का का एक जाना पहचाना उदाहरण, दैट इज स्नेल। स्नेल में मैंने आपको एप्पल स्नेल बताया था, पाइला ग्लोबोसा। सो यहाँ पे गिल्स हैं, टेनिडिया कहते हैं, फेदर लाइक गिल्स आपने पढ़े थे, टेनिडिया। पल्मोनरी सैक भी होता है बिकॉज पाइला एम्फीबियस है, पानी में भी रहता है और आपने देखा होगा गार्डन में, जमीन में भी, कई बार मिट्टी में भी आपने देखा होगा स्नेल। ठीक है जी। नाउ सो मोलस्का में feather like gills inside the mental cavity. The feather like gills are called Ctenidia. Animal kingdom में भी ये बात हमने पढ़ी थी। They are respiratory as well as excretory in structure. बड़ी thin होती हैं, पतली होती हैं। अब जो चीज बहुत थिन होगी उससे गैस एक्सचेंज अगर हो रहा है तो उससे मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल भी तो हो जाएगा। इसीलिए मॉलस्क्स की जो फेदर लाइक गिल्स हैं, टेनिडिया, इन्हें रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन कहते हैं, राइट जी। मोलस्का में आपको ये गिल्स नजर आ रही हैं। मेंटल इज द स्पॉन्जी फोल्ड ऑफ स्किन विच इज कवरिंग देयर इंटरनल ऑर्गन्स। शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, शेल इज सिक्रेटेड बाय मेंटल। फुट हाईली मस्कुलर ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर which is helping in locomotion, right? पहचानिए जी कौन है ये? स्टारफिश, एस्टीरियास, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम, स्टारफिश, वेरी गुड पावर ऑफ रीजेनरेशन। सारी बाजुएं काट दीजिए स्टारफिश की, केवल एक आर्म और सेंट्रल डिस्क रहने दीजिए। इट कैन रीजेनरेट द एंटायर बॉडी। वाइल फीडिंग स्टारफिश अपना स्टमक अपने माउथ से बाहर निकाल देती है, फूड के ऊपर डाल देती है। ट्यूब फीट याद है इन एनिमल्स में, राइट जी? पतले पतले वो बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स। नाउ सो स्टारफिश के केस में मैंने आपको बताया था थिन वॉल ऑफ ट्यूब फीट जो है गैस एक्सचेंज में मदद कर रही है। फिशेस के केस में देख लेते हैं, मछलियां जो है गिल्स हैं भाई उनमें, राइट? गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट समझते, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर जो है। यहाँ पे मैं आपको फिश गिल दिखा रहा हूँ, इधर देखिए। हमने कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस पढ़े थे, वहां पे मैंने आपको बताया था ओपरक्यूलम कहाँ प्रेजेंट है कहाँ नहीं है। ओपरक्यूलम इज द गिल कवर। यहाँ पे आपको गिल्स नजर आ रही है। जब कोई एनिमल गिल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज कर रहा है बेटा, उसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या टर्म है? लिख लेंगे साथ साथ सभी लोग। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, दैट इज द गैस एक्सचेंज विच इज हैपनिंग थ्रू गिल्स। और स्किन वाला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स वाला पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो देखो लोअर टू हायर मैंने सभी एनिमल ग्रुप्स में आपको गैस एक्सचेंज के लिए स्ट्रक्चर्स बताए। हमने लंग फिशेस भी पढ़े थे, याद है आपको? लंग फिशेस, डिप्नोए ग्रुप मछलियों में लंग फिशेस पढ़े थे। स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर मॉडिफाई हो जाता है, लंग्स की तरह काम करता है। तो ये जो फिशेस हैं लंग फिशेस, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन, नियोसेराटोडस, ये एनिमल किंगडम में बताए थे मैंने आपको। ये जब पानी मान लो सूख गया, तालाब सूख गया, पानी की कमी होगी, कीचड़ रह गया, सूखती जा रही है मिट्टी, ये वहां पे भी जिंदा रह लेती है, राइट? एयर से जो है ऑक्सीजन ले लेती हैं। इज इट क्लियर जी? लंग फिशेस, फिशेस जिसमें मतलब पाइसिस ग्रुप है फिशेस का, कॉन्ड्रिच थाइज कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिच थाइज बोनी फिशेस। पाइसिस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, वी हैव एम्फीबियंस, फ्रॉग जिसका कॉमन एग्जांपल है, रेप्टाइल्स,
जिसमें लिजर्ड्स, स्नेक्स, टर्टल्स, टॉर्टोइसेस, एलिगेटर्स ये सब आते हैं। देन क्लास एव्स जिसमें बर्ड्स हैं एंड मैमल्स जिसमें ह्यूमंस भी हैं। सो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स इन सब में गैस एक्सचेंज के लिए है लंग्स, यानी जब लंग्स के थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा है वी कॉल इट pulmonary respiration. So pulmonary respiration is the one which is happening through lungs. याद रहेगा। एम्फीबियंस की खास बात बता दूं, फ्रॉग पानी में भी रह लेता है, पानी से बाहर भी। फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू भी सांस लेता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पढ़ी थी हमने ये बात। लाइनिंग ऑफ द बकोफेरिंजियल कैविटी से भी बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग में तीनों तरह का है, पल्मोनरी, क्यूटेनियस, बकोफेरिंजियल। Cutaneous respiration goes on all the time whether frog is inside water or whether frog is outside water. हर समय स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक है जी। चल, सो सारे एनिमल ग्रुप्स का हमने कंपैरिजन देख लिया कि भाई जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो आवश्यक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। स्पॉन्जेस से लेकर के मैमल्स तक हमने देख लिया, या कह दो कि प्रोटोजोआ से लेकर प्राइमेट्स तक अलग अलग स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब हमारा मेन मुद्दा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम पहले पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज बताऊंगा, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, क्या आपको पता है हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैरी नहीं करता, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। और कभी गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आ गई तो उसकी तो बहुत ही ज्यादा एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ, राइट जी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, सफोकेशन से डेथ हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस, राइट। डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। सबसे पहले तो जिक्र होगा स्ट्रक्चर का, नोज, नेजल कैविटी के बारे में बताऊंगा, राइट। उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, एल्वियोलाई, लंग्स, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ के फिर हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार जो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, रिब्स के साथ जुड़े हुए इंटरकॉस्टल मसल्स का क्या रोल है, डायाफ्राम का क्या रोल है, ये सब बातें हमने जाननी है। ब्रेन कैसे रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को, मेडुला ऑब्लोंगाटा कैसे कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम कैसे कंट्रोल कर रहा है, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा तो ब्रीदिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो ये सारी बातें जानने के लिए आपको बहुत सिंसियरली सेशन अटेंड करना है। चलो जी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तस्वीर जो आपको दिख रही है जूनियर क्लासेस में भी देखी होगी, साइड से दिखाया गया है ये चीज, है ना, जिसमें आपको दिख रहा है नोज, नोज से एयर एंटर करी, नेजल कैविटी में पहुंची, नेजोफेरिंक्स पे आई, उसके बाद यहाँ पे हम लैरिंग्स का भी जिक्र करेंगे। लैरिंग्स समझते हैं आप, ये चीज वॉइस बॉक्स जो होता है, वोकल कॉर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, अलग अलग लोगों की आवाज अलग क्यों होती है, अंतर क्यों आ जाता है उस चीज में। एपिग्लॉटिस का रोल जानेंगे, फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज जो कि प्रिवेंट करता है कि खाना गलती से भी ट्रैकिया में ना चला जाए। जब आप स्वेलो कर रहे हैं, वो फूड जब स्वेलो हुआ तो वो आपकी फूड पाइप में, इसोफेगस में जाना चाहिए। अगर वो गलती से भी ट्रैकिया में चला गया तो चोकिंग हो जाएगी, गला घुट जाता है, जिसे हम कहते हैं। नाउ ट्रैकिया, ये लंबी सी ट्यूब जो है जिसमें आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है, दो भागों में बट जाता है, प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं उसे, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट साइड वाले लंग में एंटर कर जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले लंग में। दो लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम समझेंगे, राइट जी। जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये डिवाइड होते हैं, बनते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद टर्शियरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, राइट। उससे पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी बनते हैं, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, फाइनली एल्वियोलाई। ये सारा हमने ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री डिटेल में पढ़ना है, ठीक है जी। डायफ्राम नजर आ रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल विच इज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। डायफ्राम मैमल्स का फीचर है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। Diaphragm is a dome shaped partition
जो आपके थॉरेक्स को यानी चेस्ट रीजन को एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करता है। सो डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड पार्टीशन which separates thorax from abdomen. डायफ्राम स्केलेटल मसल है, वॉलंटरी मसल है, लेकिन इसका रेगुलेशन इनवॉलंटरी है। मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन से लगातार इंपल्सेस आते हैं, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और ब्रीदिंग होता रहता है। लेकिन हम जब चाहें सांस रोक सकते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए रोकें। तो जिस मसल के ऊपर आपका वॉलंटरी कंट्रोल है वो स्केलेटल मसल है। ध्यान रखिएगा, डायफ्राम इज अ स्केलेटल मसल। यदि एक्सीडेंटली किसी कारणवश डायफ्राम रप्चर हो जाए, मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हुआ, कोई रिब टूट के डायफ्राम में लग गई और डायफ्राम पंचर हो गया, तो थॉरेक्स एंड एब्डोमेन का प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएंगे लंग्स एंड इमीडिएट डेथ हो जाएगी। ऐसा होता है कई बार। सो रप्चरिंग और पंक्चरिंग ऑफ द डायफ्राम कॉजेज इमीडिएट डेथ। डायफ्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। जिक्र करेंगे इसका आगे भी। चलिए, सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारी चीजें हमने पढ़नी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेजल कैविटी के बारे में दिखाया गया है। नोज जो है हमारा, ये भी कार्टिलेजिनस है। यहाँ पे बीच में बोनी पार्ट भी है, कार्टिलेजिनस पार्ट भी है, हेलाइन कार्टिलेज है। बीच में नेजल सेप्टम है, पार्टीशन है, जिसने नेजल कैविटी को राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दिया। राइट जी, राइट नेजल चैम्बर, लेफ्ट नेजल चैम्बर। क्लियर है? दो नॉस्ट्रिल्स हैं, दे आर अलाउइंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर। अब चेक करके देखिए, अगर पहले राइट नॉस्ट्रिल्स फ्रीली एयर फ्लो को अलाउ कर रही थी, तो क्या अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल है? या अगर पहले लेफ्ट थी तो अब राइट है? मैंने कहा था ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चीज चेंज होती रहती है अपने आप। राइट? ब्रीदिंग के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल अगर आप सीख जाते हैं, आप बेहतर तरीके से मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से फोकस्ड रह सकते हैं। डिसिप्लिन्ड होना किसी भी चीज में बड़ा जरूरी है। नाउ सुनिए मेरी बात, नाक का रोल क्या है, नोज का क्या रोल है? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर एंटर करी, एयर बाहर आई। नाक में बाल भी होते हैं, नेजल हेयर है। लोअर वेस्टिब्यूलर रीजन जो है यहाँ पे, राइट? उसके बाद क्या है, हम देखेंगे अपर ऑल्फैक्टरी रीजन भी आता है, मिडल रेस्पिरेटरी रीजन भी आता है नोज में। जो लोअर रीजन है, यहाँ पे हेयर सेल्स हैं जो आने वाली हवा को फिल्टर कर देते हैं। एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं। सो द हेयर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन योर नोज, दे कॉज फिल्टरिंग ऑफ द एयर। सो नोज जो है एयर को फिल्टरिंग करने के काम आ रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ फिल्टरिंग यूनिट। हवा को शरीर के तापमान पे भी ले आएगा, वार्मिंग यूनिट का काम भी करता है, ह्यूमिडिफाई भी करता है, मॉइस्ट भी करता है। सो फिल्टरिंग यूनिट, वार्मिंग यूनिट, मॉइस्चरिंग यूनिट, ये सारे काम नोज करता है। मुंह के जरिए सांस लेना सही बात नहीं होती, क्योंकि नाक का जो काम है वो नाक ही बेहतर परफॉर्म करता है। सो ब्रीदिंग थ्रू माउथ इज नॉट हेल्दी। राइट जी? नेजल कैविटी में देर इज रिच वेस्कुलर सप्लाई। वेस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई, राइट? इट इज वार्मिंग द इंस्पायर्ड एयर। नाउ दिस इज ओपनिंग इनटू द नेसोफैरिंक्स। नाक के मैंने रीजन भी बता दिए, लोअर वेस्टिब्यूलर रीजन, मिडल रेस्पिरेटरी रीजन। वहां की जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो हाईली वेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। वो इसलिए ताकि हवा गर्म हो जाए, शरीर के तापमान पे आ जाए। पहले हवा फिल्टर हुई, फिर हवा वार्म हुई। और अपर रीजन जो है नेजल कैविटी का, वहां पे जो है ऑल्फैक्टरी रीजन है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है, जहां पे सेंस ऑफ स्मेल के लिए सेल्स हैं। हवा जो एंटर करी, अगर उसमें ओडोरेंट पार्टिकल्स हैं, स्मेल वाले पार्टिकल्स हैं, तो नाक स्मेल को भी तो डिटेक्ट करता है ना। सो नोज जो है बहुत सारे काम कर रहा है। क्या क्या लिख लेते हैं जी? इट इज एक्टिंग एज अ filtering unit, right? Number one, it is acting as a warming unit, right? Then it is also playing role in olfaction. So olfactory unit. What is the meaning of olfaction? Olfaction is referring to sense of smell. क्लियर है जी इतना? राइट? आगे बढ़ सकते हैं। नोज का इंपॉर्टेंट रोल समझ आ गया। अच्छा, आपको पता है कि नाक की कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी होती है। नाक की शेप अगर टेढ़ी है, कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से भी लोग करवाते हैं, या कभी चोट लग जाए, तो उस प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज को राइनोप्लास्टी कहते हैं। व्हाट इज राइनोप्लास्टी? प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज। ईएनटी स्पेशलिस्ट आपने सुने हैं? कई डॉक्टर्स जो है, आपने सुना होगा ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईयर, नोज, थ्रोट। राइट? ईयर मतलब कान, नोज मतलब नाक, थ्रोट मतलब गला। राइट जी? दैट मीन्स नाक, कान, गला विशेषज्ञ।
ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट, ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजिस्ट कहते हैं उसे। स्टडी ऑफ ईएनटी जो है दैट इज ओटो, याद रखना ये चीज, राइनो लैरिंजियोलॉजी, ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ईएनटी। ओटो ईयर को रेफर कर रहा है, राइनो नोज को, लैरिंजियोलॉजी राइट ये फेरिंग्स रीजन को या थ्रोट रीजन को। इज इट क्लियर जी? नोज का फंक्शन क्लियर हो गया, राइट आगे बढ़ सकते हैं ना। आप याद कर लीजिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जिक्र किया था फेरिंग्स का। फेरिंग्स जो होता है दैट बिकम्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स या थ्रोट जो है दैट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स तीन हिस्सों में हमने बांटा था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। याद है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो है, पहले मैं नेजोफेरिंग्स का जिक्र कर रहा हूं, फेरिंग्स के ऊपर वाले हिस्से का। इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, राइट? At the bottom of the pharynx, this pathway divides into two, one for food and the other for air. एक हिस्सा फूड के लिए जो इसोफेगस की तरफ बढ़ेगा, दूसरा एयर के लिए जो ट्रेकिया की तरफ जाएगा, राइट जी? अभी हम एपिग्लॉटिस का भी जिक्र करने वाले हैं। इस ईसोफेगस में तो फूड चला जाता है, ये बात हम जानते हैं। फूड पाइप जो है, नैरो मस्कुलर ट्यूब फ्रॉम pharynx टू स्टमक। Giraffe has the longest esophagus. It is also called food pipe. It carries the food from the mouth to the stomach. Esophagus does not secrete any digestive enzyme. ये बात भी हम जानते हैं। अच्छा, एपिग्लॉटिस का रोल अब समझ लो अच्छे से। खाना जो है जब गले से भोजन उतरा तो भाई वो फूड पाइप में जाना चाहिए, वो विंड पाइप में नहीं चला जाना चाहिए। गलती से भी कई बार होता है ना, खाना खाते टाइम गले में अटक जाए तो ऐसे कफ रिफ्लेक्स हो जाता है। सो ट्रैकिया की तरफ वो चीज ना जाए, ये एंश्योर करता है अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज दैट इज एपिग्लॉटिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है इसका। इट ब्लॉक्स द ग्लॉटिस व्हेन फूड इज कंज्यूम्ड। व्हाट इज ग्लॉटिस? ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, तो ट्रैकिया की ओपनिंग को ये कवर करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, राइट? बोलस ऑफ फूड जैसे ही आगे बढ़ रहा है, एपिग्लॉटिस एक फ्लैप की तरह, ढक्कन की तरह बंद कर देता है ट्रैकिया को। देख लीजिए गौर से, लैरिंग्स दिख रहा है, राइट राइट, एपिग्लॉटिस समझ आ गया। इट स्टैंड्स ओपन व्हेन ओनली एयर इज इनहेल्ड, जब हम हवा इनहेल कर रहे हैं तो एपिग्लॉटिस अपनी पोजीशन पे ही है। बिलो द एपिग्लॉटिस इज द ग्लॉटिस, राइट? ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया है। यहीं पे लैरिंग्स भी है, वॉइस बॉक्स जो है। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पीसेस ऑफ कार्टिलेज। लैरिंग्स कार्टिलेजिनस है, ये वाली चीज। इसमें पेयर्ड कार्टिलेजेस भी होते हैं, अनपेयर्ड कार्टिलेजेस भी होते हैं। लैरिंग्स हैज 9 pieces of cartilage, 3 paired and 3 unpaired. There is thyroid cartilage, epiglottis, cricoid cartilage. ये जो है कार्टिलेजेस हैं किसके जी? लैरिंग्स के। ये जो आपको दिख रहा है आगे को बढ़ा हुआ हिस्सा, एडम्स एप्पल जिसे कहते हैं, दिस इज द एनलार्ज्ड थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स। प्यूबर्टी से पहले, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले मेल फीमेल वॉइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हम कहते हैं ना, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू होती है तो जो लड़कों की आवाज है वो भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है। वो क्यों है? क्योंकि बॉयज के केस में सेक्स हार्मोन्स के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण द थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स एनलार्जेस, और उसी को कहते हैं बेटा एडम्स एप्पल। अभी आपको वोकल कॉर्ड्स के बारे में भी बताता हूं। एडम्स एप्पल, व्हाट इज एडम्स एप्पल? It is enlarged thyroid cartilage, इसके साथ थायराइड ग्लैंड लगी होती है, राइट? enlarged thyroid cartilage of larynx, याद रहेगा। और मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये दिखता है उभरा हुआ, क्यों? बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, द सेक्स हार्मोन। नाउ व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स? वोकल कॉर्ड्स जो हैं दो हैं। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स केवल स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होते हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो हैं दे आर स्ट्रेच्ड बिटवीन द थायराइड कार्टिलेज, राइट? थायराइड कार्टिलेज के पास जुड़े हुए हैं वो, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। द वाइब्रेशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स
produces sounds. Okay. Vocal cords, they are thicker and longer in males because of testosterone. So males have deep voice or heavy voice, या हम कह दो low pitch voice. Females में vocal cords thin है and short है. So females में high pitch voice होती है, males में low pitch voice होती है या भारी आवाज होती है. याद रहेगा आपको जी, right? Vocal cords open and close during breathing, right? दिख रहे हैं आपको ये vocal cords? ये रहे. True vocal cords and false vocal cords होते हैं, right जी? So vocal cords are vibrating when air is passing through them to produce sound. मेल और फीमेल वॉइस में डिफरेंस मैंने बताया. एक तो enlarged thyroid cartilage जो है एडम्स एप्पल, टेस्टोस्टेरोन के कारण ये भारी हो जाता है. सेकंड जो है, vocal cords are thicker and longer in males because of testosterone, so they have deep voice or they have low pitch voice. Pitch is related to the frequency. Loudness is related to amplitude. याद रहेगा? चलो आगे बढ़े. राइट, क्लियर है इतना यहां तक? चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी. देखिए नेक्स्ट क्या देख पा रहे हैं जी हम यहाँ पे? डर तो नहीं लग रहा आपको ये देख करके? क्या देख रहे हैं ये? ट्रैकिया, द विंड पाइप. ये आपको दिखाया गया है, ट्रैकिया कट करके दिखा रहे हैं. घबराहट तो नहीं हो रही कुछ लोगों को? आपने भी फ्यूचर में जाकर के ऐसी सर्जरीज करनी है. सो ट्रैकिया आपको काट के दिखाएगा और अंदर देखिए आपको ये सी शेप्ड रिंग्स नजर आ रहे हैं. हेलाइन कार्टिलेज के ये रिंग्स हैं. सो ट्रैकिया इज अ लॉन्ग hollow muscular tube supported by C-shaped rings of haline cartilage. वो क्या करते हैं? They prevent collapsing of the trachea. उनका शेप C शेप क्यों है? Because exactly पीछे की तरफ इसोफेगस है. तो जब खाना हम स्वेलो करते हैं, इसोफेगस के थ्रू फूड पास हो रहा है, इसोफेगस एक्सपेंड कर रही है. So their C shape is allowing esophagus to expand during food swallowing, right? ट्रैकियोस्टमी प्रोसीजर भी एक होता है, वो भी मैं आगे आपके साथ जिक्र करूंगा. ओके जी, राइट? सो ट्रैकिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप. ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी. राइट, दिख रहा है? एक बार फिर से लेबलिंग को मार्क कर लें. यहाँ पे नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स, उसके बाद एपिग्लॉटिस का रोल हमने देखा, लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स. बर्ड्स के केस में वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? सीरिंग्स. याद रखें, राइट जी? ये पीछे की तरफ इसोफेगस, आगे की तरफ ट्रैकिया, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हेलाइन कार्टिलेज. लेट मी राइट हियर, ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कौन सा कार्टिलेज? ये पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना. Haline cartilage. Function, structural support. They prevent collapsing of trachea. C shape क्यों है? क्योंकि उनके पीछे की तरफ इसोफेगस है. ट्रैकिया के पीछे इसोफेगस में से खाना पास होगा तो इसोफेगस को एक्सपेंड होने के लिए जगह चाहिए. राइट, इज इट क्लियर? चलिए जी, आगे है यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आपको बताए गए हैं. ट्रैकिया विभाजित होगा, डिवाइड होगा पहले प्राइमरी ब्रोंकस में. प्राइमरी ब्रोंकस राइट एंड लेफ्ट. राइट वाला प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में, लेफ्ट वाला प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग में. सो आफ्टर प्राइमरी ब्रोंकस देयर इज सेकेंडरी ब्रोंकस. सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद टर्शियरी ब्रोंकस. टर्शियरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. राइट, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. राइट जी? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जाकर के फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनते हैं. उसके बाद फाइनली एल्वियोलाई बनते हैं जहां पे गैस एक्सचेंज होता है. मैं एक बार आपको फिर से बता दूं जी, सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस के बाद, टर्शियरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक गैस एक्सचेंज नहीं होता है. गैस एक्सचेंज शुरू होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से. ये जो हम कार्टिलेजिनस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ये ट्रैकिया में भी है, प्राइमरी ब्रोंकस में भी, सेकेंडरी ब्रोंकस में भी, टर्शियरी ब्रोंकस में भी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है. ट्रैकिया के बाद इनकी शेप इरेगुलर होती जाती है और हम इन्हें कह देते हैं कार्टिलेजिनस प्लेट्स. ट्रैकिया तक तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं. ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं स्ट्रक्चर.
अगले सेशन में हम पढ़ेंगे प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, पूरी डिटेल में ये देखेंगे और कैसे गैस एक्सचेंज जो है वो शुरू हो रहा है। तो आज हमने एक शुरुआत करी है इस चैप्टर की, ब्रीदिंग का मतलब समझा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन समझा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस समझे, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर समझे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज के बारे में जाना, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको ढेरों गुड विशेस देता हूं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चीज को, कुछ सर्जरी से रिलेटेड स्लाइड्स भी आपको दिखाऊंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। नमस्कार, बाय बाय।